हैं 2:30 पे अपना लेक्चर, जब तक आई होप और स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अच्छा, प्लीज़ एक चीज़ कंफर्म कर दें, आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है और स्लाइड मूव कर रही है या नहीं? सबसे पहले तो ये कंफर्म कर दो। चैट स्क्रीन पे लिख के बताइए। ठीक है जी। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अंदर एक ट्रेनिंग की टाइप होती है जेनेरिक। जेनेरिक आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई या आपके टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हो गए, जो कि आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जेनेरिक। इसके बरक्स जो दूसरी टाइप की आपकी ट्रेनिंग है, दैट इज़ स्पेसिफिक। इसके अंदर बेसिकली स्पेसिफिकली किसी मखसूस स्किल्स की बात हो रही होगी। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं प्रोडक्ट नॉलेज के हवाले से, कि हम जब तक वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकेंगे जब तक कि हमारे पास जो है उस प्रोडक्ट के हवाले से स्पेसिफिकेशंस को मेंशन करते हुए नॉलेज अवेलेबल ना हो। ठीक है। टीम बिल्डिंग, अगेन हर इंसान जो है वो टीम के अंदर काम नहीं कर सकता है, इट्स ऑल्सो अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो हमारी एक जनरल ट्रेनिंग होती है, एक होती है स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग के मेथडोलॉजीज़ के ऊपर। ठीक है। ट्रेनिंग की मेथडोलॉजीज़ जो होती हैं वो एक ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होता आ रहा है, चला आ रहा है, ट्रेडिशनली कायम है। और दूसरी जो ट्रेनिंग मेथड है उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की फैसिलिटी
और ये तमाम तर इक्विपमेंट यूज़ करते हुए, जो कि टेक्नोलॉजिकली इक्विपमेंट्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। एक होती है ऑन जॉब ट्रेनिंग, एक होती है ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपकी जॉब की पोजीशन के ही ऊपर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, या आपको जॉब पर रहते हुए ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। जॉब पे रहते हुए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का मतलब है कि आपको उस दिन की छुट्टी दे दी गई है और आपको किसी ट्रेनिंग के ऊपर भेज दिया गया है। ठीक है। आपको उस दिन की छुट्टी देके ट्रेनिंग पे भेज दिया गया है, या ट्रेनर को आपकी कंपनी ने हायर करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुला लिया है और हमने एक ट्रेनिंग सेशन आपके लिए जॉब पे रहते रहते ही बिलखुसूस कंडक्ट करवा दिया है। ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जॉब रोटेशन। जब हम MTO के प्रोग्राम के ऊपर एम्प्लॉय को हायर करते हैं ना, तो MTO स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स। तो उन नए ऑफिसर्स को जब हम हायर करते हैं, इंडक्ट करते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि हर डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है। ठीक है। तो हम बेसिकली उनको हर डिपार्टमेंट के अंदर एक रोटेशन के ऊपर रखते हैं। एक एक महीना, 8-8 हफ्ते हर डिपार्टमेंट में वो जाके गुजारते हैं। फिर हम HR के लोग उनको बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई बताइए कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करना पसंद करेंगे। अच्छा, वो बोलता है डिपार्टमेंट A में, तो हम उसको बोलते हैं भाई डिपार्टमेंट A में तो तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, दूसरा ऑप्शन बताओ। तो वो बोलेगा डिपार्टमेंट C में। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, C डिपार्टमेंट के अंदर आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, तो अब हम आपको डिप्यूट कर रहे हैं, आपकी पोजीशन जो है वो पोस्ट कर रहे हैं इन डिपार्टमेंट C, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में आपकी विलिंगनेस भी है काम करने के लिए और उस डिपार्टमेंट में आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। मेंटोरिंग एंड कोचिंग। मेंटोरिंग का मतलब होता है कोई काम किसी को सिखाना, किसी को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म रातों रात नहीं होता, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का रातों रात नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। वेयरएज कोचिंग, किसी इंसान को कोई भी स्किल सिखाना, और स्किल सीखने में उमूमन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 दिन 3 दिन में आप स्किल सीख जाते हैं, लर्न कर जाते हैं, हफ्ते भर में आप ट्रेन हो जाते हैं। तो मेंटोरिंग एंड कोचिंग दोनों के अंदर है कि आप स्किल डेवलप कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, वो है टाइम ड्यूरेशन का। मेंटोरिंग बेसिकली आप बिग चेंज लेके आ रहे हैं और बिग चेंज लाने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। कोचिंग आप स्मॉल चेंज लेके आ रहे हैं, स्मॉल चेंज आप जो है वो 2 से 3 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन विद इन डेज ला सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक्सपीरियंशियल एक्सरसाइजेज। आपके बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं, आप इवन अगर हम जॉब पे बात कर लेते हैं, जब हम पहली दफ़ा कोई काम कर रहे होते हैं, हमें उस काम का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी लर्न दैट वर्क एंड वी बिकम द मास्टर ऑफ दैट वर्क जस्ट बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज बाय गेनिंग एक्सपीरियंस। वर्कबुक, मैनुअल्स होते हैं जो आपको ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अलावा भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी नई डिवाइस खरीदते हैं तो उसके साथ आपको ऑपरेशनल मैनुअल मिलता है, उस मैनुअल को आपको फॉलो करना होता है, तो आपको उस इक्विपमेंट को यूज करने का तरीका समझ में आ जाता है। ठीक है। उसको हम कह रहे थे वर्कबुक या मैनुअल। ठीक है। जो हम एक कस्टमर को गाइड करने के लिए एक मैनुअल प्रिपेयर करके प्रोडक्ट के साथ लगाते हैं। फिर क्लासरूम लेक्चर्स, ये भी ट्रेनिंग का मेथड होता है। जैसे क्लास की तरह से, टीचर की तरह से ट्रेनर जो है वो अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करता है स्टूडेंट्स के साथ, केस स्टडीज, केस सिनेरियोज की तरह से कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर करता है, और किसी भी तरीके से एम्प्लॉय को जो गैप आ रहा है एक्चुअल और डिजायर्ड के बीच में, उसको मिनिमाइज करना होता है। दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रेनिंग। ठीक है। फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल बेस्ड ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर। आप आज की बात नहीं है, अगर आप आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात कर लें तो CD ROM, DVD, वीडियो टेप्स, ऑडियो टेप्स के थ्रू ट्रेनिंग होती थी। अगर तुम लोगों को याद हो तो इवन बहुत सारे एक्सरसाइज जो कि हमारे फिटनेस फ्रीक्स हैं, उनकी बहुत सारी CDs एंड वीडियो टेप्स बिका करती थी उनके नाम से, और लोग उनको देख देख के वो ट्रेनिंग हासिल किया करते थे और वो एक्सरसाइजेज लर्न किया करते थे। आई नो मेनी ऑफ पीपल अराउंड मी जिन्होंने ये सारे काम करते हैं, मैंने जिनको देखा है। ठीक है। फिर इसके अलावा हम क्या करते हैं ट्रेनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी जैसे
कोविड के दौरान जो भी ट्रेनिंग्स हुई हैं, इवन जो लेक्चर्स भी हुए हैं, वो किस तरह से हो रहे हैं। अभी हमारा जो ये लेक्चर हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरनेट यूज करते हुए, जूम का सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आपको ये स्लाइड्स आ रही हैं और मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो ये एक तरीके से लेक्चर चल रहा है हमारा, किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करके। अब इसी के अंदर हम इसको ट्रेनिंग कर सकते हैं थोड़ा सा, और हमें इसके अंदर पार्टिसिपेटिव अप्रोच अगर हम कर दें और कुछ इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस कर दें, फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज, तो ये ट्रेनिंग बन जाएगी। ठीक है। ई लर्निंग इज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, दैट इज लर्निंग समथिंग न्यू यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ जाएंगे, इंटरनेट आ जाएगा, तो कोई भी चीज जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर चली जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम तमाम तर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, उनको हम कह रहे होते हैं अप्रेजिंग कर रहे होते हैं, उनका जो इंक्रीमेंट तैयार होता है उनकी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस होता है। ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ग्रेडिंग दी जाती है उनको मार्क्स दे करके। मार्क्स अगेंस्ट उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ क्वालिटीज़ जो कि उनकी जॉब के ऊपर रिक्वायर्ड होती हैं, उनके बेसिस के ऊपर उनको मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं, वेटेज दिया जाता है और वेटेज का टोटल करके ग्रेड इक्वलाइज किया जाता है। और ग्रेड देने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर ए ग्रेड था, दैट मीन्स परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, तो इनका जो इंक्रीमेंट होगा वो फॉर एग्जांपल कह लीजिए 10 से 15,000 होना चाहिए। ठीक है, या 20,000 होना चाहिए। अब जिसका बी ग्रेड है उसके 15,000 हो जाने चाहिए, 10,000 हो जाने चाहिए। लेट्स से एन एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। ठीक है। सी ग्रेड का मतलब है कि अब ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, नहीं जी, अब ये जो ना मुतमईन परफॉर्मेंस नहीं है, इसकी काबिल इत्मीनान जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, तो दैट मीन्स कुछ इसको ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। तो हम इस सी ग्रेड के ऊपर कोई भी आपको इंक्रीमेंट नहीं देंगे। तो दिस इज व्हेन आपकी परफॉर्मेंस मैनेज की जा रही है, मेजर की जा रही है, अगेंस्ट आपको उसी हिसाब से कंपनसेट किया जा रहा है। ठीक है। अब जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं अप्रेजल मेथड के, ठीक है, सबसे पहले हम एक क्राइटेरिया ले लेते हैं मेथड, जैसे हो गया रिटन एसे। रिटन एसे का मतलब है कि आपको ये एक लिख के दिया जा रहा है, लिखत पढ़त में आपको ये चीज दी जा रही है, एक ऐसे टाइप में पैराग्राफ लिखा जा रहा है आपके ऊपर, आपने ये चीजों पे अच्छी परफॉर्मेंस की है और ये चीजों पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इसका एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है यूज करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, इसके अंदर मोर मेजर ऑफ इवेलुएटर्स राइटिंग एबिलिटी देन टू एम्प्लॉयज एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसके अंदर क्या है, एक ऐसे लिखूंगी तो वो मेरी लिखने वाले की एबिलिटी शो हो रही है, रादर देन जिसका अप्रेजल तैयार किया जा रहा है उसकी एबिलिटी शो नहीं हो रही है। ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किन ट्रेट्स के अगेंस्ट मेजर की जा रही है वो शो नहीं हो रहा है, वो इतना डिटेल में नहीं है। ठीक है। क्रिटिकल इंसिडेंट्स, कुछ आपके बिहेवियरल कुछ इंसिडेंट्स इवेंट्स हो गए जो कि नॉर्मल से हटके थे, वंस इन अ ब्लू मून आते हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई इवेंट हुआ था, तो आपने पैनिकली बिहेव किया, या आप बहुत फोकस थे, आपने उस वक्त भी टीम वर्क का साथ दिया, आपने डेडलाइन मीट की, तो ये एडवांटेज हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। लैक ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब इसके अंदर हम क्वालिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे होते, हम ये देख रहे होते हैं हाउ यू बिहेव्ड अगेंस्ट सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो ये हम क्वांटिफाइबल नहीं होता, इसके अंदर हम क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, मैक्सिमाइजेशन ऑफ दी यूनिट्स के ऊपर हम फोकस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफिक रेटिंग स्किल्स के ऊपर। दीज आर वेरी इफेक्टिव। इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर जा रहे होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है रादर देन दी अदर टू, और यूजुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में ग्राफिक रेटिंग स्केल्स ही फॉलो हो रहे हैं। डू नॉट प्रोवाइड डेप्थ ऑफ जॉब बिहेवियर असेस्ड, इसके अंदर जॉब की डिटेल्स मेंशन नहीं होती हैं, इतना ज़्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं होती हैं। ठीक है। बार्स जो होता है ये बेसिकली फोकस ऑन स्पेसिफिक मेजर ऑफ जॉब बिहेवियर। ठीक है। बार्स जो है वो आपके स्पेसिफिक जॉब बिहेवियर्स को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है, यानी ये ओवरऑल जो है वो आपकी तमाम तर ट्रेट्स को नहीं वो करता है, ये आपके बेसिकली कुछ हिस्से को, कुछ जॉब के बिहेवियर को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है। और
इसमें आप ओवरऑल परफॉर्मेंस यानी 360 डिग्री जो है उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बार्स के अंदर बेसिकली फॉर एग्जांपल हमने ये कह दिया, बार्स दे दिए 1 से लेके 7 तक के ना, नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब जो 1 से लेके 2 तक है ना बार, इसको बार एक पूरा बार बना दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने ये बोल दिया कि जी 1 और 2 जो है ना हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये और मजीद इम्प्रूव करे। 2 पे भी हम कह रहे हैं कि जी अप टू द मार्क लेवल नहीं है, ठीक है। 3 से 5 तक हम कह रहे हैं कि चलो जी परफॉर्मेंस लेवल जो है ना वो एक्सेप्टेबल है, एवरेज पे आ गए है। जो 6 और 7 के बार हैं उन पे हम ये कह देंगे कि भाई अब जो है ना परफॉर्मेंस लेवल जो है ना वो एक्सेप्टेबल, मतलब आपकी एवरेज से बेटर हो गई है। तो ये हमने बार सेट कर दिए हैं, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसको डेवलप करना जो है ना वो मुश्किल होता है, ठीक है, कि सबको बार्स यूज करना आए, एक्स एंड वाई वैल्यूज देना आए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डेवलप होता है, ठीक है। अब हम जाते हैं मल्टी पर्सन कंपैरिजन। इसके अंदर कंपेयर एम्प्लॉइज विद वन अनदर, तो यहाँ पर थोड़ा सा जेलसी एंड कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती है। कभी भी कंपैरिजन जो है वो इट इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। अनवाइडली विथ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीगल कंसर्न्स हो जाते हैं और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में तो फिर बिल्कुल ही बहुत मुश्किल हो जाता है इसको मेंटेन करना। MBO stands for management by objective, focuses on the end goals and result oriented but time consuming, क्योंकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब है हर इंसान अपना ऑब्जेक्टिव खुद सेट कर रहा है, तो जब डिस्कशन के थ्रू हम किसी चीज को रीच कर रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। 360 डिग्री अप्रेजल का मतलब होता है थॉरो, हर एंगल से आप एम्प्लॉइज को इवेलुएट कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो हम लोग 360 भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है ग्राफ रेटिंग स्केल्स पे जा रहे हैं, तो विच विच एक्चुअली ये दोनों जो है ये यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस कराची के अंदर जो है वो ऑपरेट इसके ऊपर कर रही हैं, ठीक है। बट 360 अगेन टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग तो होता है लेकिन ये वर्थ होता है, ये वर्थ होता है। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि फिर मैं आगे मूव कर रही हूँ, ठीक है। अब कंपनसेशन एंड बेनिफिट भी एचआर का एक डोमेन होता है, ठीक है। कंपनसेशन का मतलब है कि अगर एम्प्लॉय हमारा, उसकी कारकर्दगी अच्छी है, ठीक है, वो अपने तमाम तर टारगेट्स फुलफिल कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो देखो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और दोनों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है, गिव एंड टेक होता है ना। एम्प्लॉयर यानी ऑर्गेनाइजेशन की, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरी मेरी एम्प्लॉयर से कुछ तवक्कुआत होंगी कि ये काम जो है वो अच्छे तरीके से करे। इसी तरीके से एम्प्लॉय की भी तवक्कुआत होती है कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेनिफिट्स दे, मेरा इंक्रीमेंट हो, मेरी सैलरी टाइम पे आए, मेरी सैलरी मार्केट कंपैरेटिव हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। हर एम्प्लॉय की कंपनसेशन जो होती है, कंपनसेशन का मतलब है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो दिए जा रहे होते हैं वो बेसिकली बेस्ड होता है उसकी परफॉर्मेंस पे। जो एम्प्लॉय हाई परफॉर्मर होता है उसको हम अच्छा कंपनसेशन दे रहे होते हैं, तो बेसिकली कंपनसेशन मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। impacts the strategic performance of the firm, strategic performance of the firm का मतलब होता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अगर हर एम्प्लॉय इसी तरह से अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना शुरू हो जाएगा तो इन द लॉन्ग रन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनसेशन क्या क्या होते हैं, कितने टाइप से कंपनसेशन होते हैं। सबसे पहले बेस वेज और सैलरी। सैलरी इज अ कंपनसेशन, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको सैलरी पे कर रही हूँ, ये क्या है, कंपनसेशन है, ठीक है, फॉर द सर्विस यू आर रेंडरिंग। वेज एंड सैलरी एड्स ऑन, एड्स ऑन का मतलब इंक्रीमेंट, कितना परसेंट इंक्रीमेंट आ रहा है। अगर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो मेरा इंक्रीमेंट भी अच्छा आएगा, अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मेरा इंक्रीमेंट अच्छा नहीं आएगा। इंसेंटिव पेमेंट्स, कैश प्राइजेस जो होते हैं, ठीक है, बोनसेस जो होते हैं वो क्या इंसेंटिव पेमेंट्स हैं। स्किल बेस्ड पे,
स्किल बेस्ड पे का मतलब है मैंने कोई सर्टिफिकेशन कर ली है तो मेरी पे बढ़ जाएगी, मैंने कोई डिग्री कर ली है, कोई क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है तो मेरी पे बढ़ जाएगी। वेरिएबल पे का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बेचेंगे, जिन लोगों की सेल्स की जॉब होती है वो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स, उनकी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड बेसिक सैलरी होती है, बट उसके साथ उसके हिसाब से क्या होता है, वो जितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करते हैं उनका कमीशन जनरेट होता है। तो दैट इज वेरिएबल पेमेंट, नथिंग इज फिक्स्ड। वो ज्यादा यूनिट पे करेंगे उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो कम यूनिट मतलब सेल करेंगे उनको उनके पैसे उस हिसाब से कम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स कुछ फैक्टर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ द कंपनी, कंपनी कितनी बड़ी है उस हिसाब से कंपनसेशन दे रही होती है। एम्प्लॉय टेन्योर एंड परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय कितना पुराना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने अरसे से है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी कारकर्दगी कैसी है। काइंड ऑफ जॉब परफॉर्म, जो वो जॉब कर रहा है उसके अंदर कितनी काबिलियत, क्या बहुत हाई स्किल लेवल काबिलियत रिक्वायर्ड है या एक नॉर्मल मीडियोकर पर्सन भी कर सकता है। ठीक है। काइंड ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, एग्रीकल्चर है, किस किस्म की इंडस्ट्री है। यूनियनाइजेशन का मतलब होता है कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में लेबर एग्जिस्ट कर रही है, अगर लेबर एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पर कोई यूनियन मौजूद एग्जिस्ट कर रही है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी तरीके से लेबर और कैपिटल इंसेंटिव, जाहिर सी बात है यूनियनाइजेशन का पार्ट ही हो जाता है कि लेबर के कैपिटल को के इंसेंटिव्स को मेंटेन करना। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट फिलॉसफी, मैनेजमेंट क्या सोच रही है कि किस तरीके से, किस लॉन्ग रन में किस तरह ग्रो करने का सोच रही है, क्या प्लान्स है उसके। ऑर्गेनाइजेशन की जोग्राफिक लोकेशन, किस हिस्से में, कहाँ दुनिया के किस कोने में एग्जिस्ट कर रही है। फिर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कंपनी जो है वो हमारी कंटिन्यूस ग्रोथ में है या कहीं पर डिक्लाइन भी आ जाता है, कहीं फ्लक्चुएशन आ रही, कहीं परफॉर्मेंस कम हो रही, कहीं सेल्स हमारी कम हो रही है, और हो रही है तो क्यों कम हो रही है। ठीक है। अब इश्यूज इन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर हम जब बात करते हैं तो डाउन साइजिंग को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता है। प्लान्ड एलिमिनेशन ऑफ जॉब्स इन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोगों को अब जॉब से हटाना है तो प्रोवाइड ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो आप जिन लोगों को हटाना है उनको ओपन होकर के, ऑनेस्ट होकर उनको बताएं कि जी रिडंडेंसी है, हम कोई एक डिवीजन जो है वो क्लोज शट डाउन करने जा रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर पार्ट ऑफ दैट डिवीजन, या क्या रीजन है, वट एवर द थिंग इज, इट हैज टू बी ऑनेस्ट एंड ओपन। ठीक है। प्रोवाइड असिस्टेंस टू एम्प्लॉयज बीइंग डाउनसाइज्ड, और उसके बाद हम एम्प्लॉय को गाइड करते हैं कि डाउनसाइज करने की क्या सर्कमस्टांसेस हैं। हम पहले तो कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई आपको हम ऑल्टरनेट ऑफर दे दें, अगर ऑल्टरनेट ऑफर नहीं दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको किसी और ब्रांच पे शिफ्ट कर दें, अगर ऑल्टरनेट ऑफर नहीं दे सकते हैं तो फिर हम आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं एज अ पार्ट टाइम, कि हमने दो लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट में कर दिया, दो लोगों को इवनिंग शिफ्ट में कर दिया, कुछ किस तरह से शफलिंग कर ली, किस तरह से मैनेज कर लिया, बजाय इसके कि हमें निकालना पड़े। ठीक है। फिर हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग इन लोगों की कर रहे होते हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो कि सर्वाइव कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो और वो जो हैं उनको फिर हमें दोबारा डाउन साइजिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको भी निकालने की ज़रूरत ना पड़े, वो काम संभाल लें। ठीक है। मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है मुख्तलिफ किस्म के वर्कफोर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर इंसान, हर इंडिविजुअल दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, उसके स्किल्स, उसके ट्रेड्स, उसकी क्वालिटीज़, उसके मॉरल वैल्यूज़, सारी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है। वाइडन द रिक्रूटमेंट नेट फॉर डाइवर्सिटी, अब जब जितने किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास वाइड जिसको कहते हैं पूल जनरेट हो जाएगा, बिग पूल जनरेट हो जाएगा। पूल किस चीज़ का जनरेट हो जाएगा? पूल हमारे पास जनरेट हो जाएगा ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंश्योर सिलेक्शन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, हमें ये करना चाहिए, हम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है फ़र्क करना। फ़र्क किस चीज़ में? फॉर एग्जांपल हम फ़र्क कर रहे होते हैं लोगों को हायर करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक बैकग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इन फैक्टर्स के ऊपर हमें डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहिए, हमें अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर हायरिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज नथिंग इज पर्सनल, इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें वर्क प्लेस के ऊपर इन चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। अच्छा जी, ट्रेनिंग तो आपको प्रोवाइड की जा रही होती है जब आप हमारी
ऑर्गेनाइजेशन में ऑन बोर्ड आ गए हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आपने ज्वाइन कर लिया है, तो सबसे पहले तो आपकी ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन का मतलब है आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड, नो हाउ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप काम करना शुरू करते हैं। काम करना जब शुरू करते हैं तो फिर आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आपको मेंटोर एसोसिएट किए जाते हैं कि आपको कोई भी काम होगा तो ये साहब आपको गाइड करेंगे। कोचिंग प्रोवाइड की जाती है आपको, ठीक है, शॉर्ट टर्म पे एंड लॉन्ग टर्म पे। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। फिर हम बात करते हैं डाउन साइजिंग के लिए जो टिप्स होती हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म के ओपनली और ऑनेस्टली बात करें, हम इन्फॉर्म कर दें उन लोगों को जो निकाले जाने वाले हैं, जितनी जल्दी उनको इन्फॉर्म करेंगे वो अपने लिए उतना बेहतर और उतनी मतलब उतनी जल्दी जो है वो इस लॉस को वो ओवरकम करने की सिचुएशन में होंगे, वो दूसरी अपॉर्चुनिटी को लुकअप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को जाके बताऊंगी कि आपको अगले महीने से आने की जरूरत नहीं है, तभी तो वो दूसरी जगह जॉब ढूंढेगा। ठीक है, तो हमें एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ओपनली और ऑनेस्टली, उसमें कोई हमें छुपाने की जरूरत नहीं होती किसी भी बात को। इसके बाद जो एम्प्लॉयज हमारे पास अभी भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उनको काउंसिल किया जाता है, उनको बताया जाता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या है। अब उनको उनके क्या गोल्स होंगे, गोल्स के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, जाहिर सी बात है, तो उनसे हमारी जो भी एम्प्लॉयर की या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्सपेक्टेशन है उनको बताया जाता है, ठीक है। और हम ये भी चीज़ें अनाउंस करते हैं कि जिन लोगों को निकाला गया है तो इस ले ऑफ का हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम डाउन साइज कर रहे हैं क्योंकि हम लॉस में हैं, सो वी हैव टू स्टेट ईच एंड एवरीथिंग। हमें किसी से अपने एम्प्लॉयज तो बिल्कुल भी कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है, जाने वालों से भी और जो रह रहे हैं उनसे भी किसी किस्म का झूठ बोलने की जरूरत, ओवर कमिट करने की जरूरत नहीं है। फॉलो एनी लॉज रेगुलेटिंग सर्वेंट्स पे और बेनिफिट। हम सारे जो कंपनसेशन जिनको निकाल भी रहे होते हैं तो हम लीगली निकाल रहे होते हैं उनको, अगर 1 मंथ का नोटिस पीरियड देने का हमारे पास टाइम नहीं है तो हम उनको कंपनसेशन 1 मंथ की सैलरी दे रहे होते हैं, तो हम लीगली तमाम तर फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर रहे होते हैं और जितने भी बेनिफिट्स उनके हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे बनते हैं हम उनको पे करते हैं उस हिसाब से। प्रोवाइड सपोर्ट काउंसलिंग फॉर सर्वाइविंग एम्प्लॉयज। अब जो लोग रह गए हैं तो उनको हर किस्म का सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि तो वो वैसे ही डरे हुए होंगे, डिमोटिवेटेड होंगे, ठीक है, कुछ ग्रीवेंस भी होगी उनको कि यार ये अच्छा तो नहीं हुआ, क्यों निकाले जा रहे हैं, लॉस भी था तो निकालना तो नहीं चाहिए था, तो हर इंसान की फीलिंग होती है। तो हमें जो है वो सब सर्वाइविंग यानी जो लोग रह गए हैं उनका भी हमें ख्याल करना चाहिए और उन्हें भी हमें साथ लेके चलना चाहिए, जैसे तो उनको तो साथ लेके चलना ही है हमें। रीअसाइन रोल्स, दोबारा से नए रोल्स बनेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी डिपेंडिंग ऑन योर टैलेंट एंड बैकग्राउंड। यानी आपका जो भी टैलेंट है, आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी कैपेबिलिटीज हैं, उनको जहन में रखते हुए हम आपके रोल्स को रीडिजाइन करते हैं, दोबारा से आपके रोल्स को बनाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हमें एग्जिस्टिंग लोगों के को मॉरली बूस्ट करना होता है, मॉरली उनको सपोर्ट करना होता है। तो मॉरल कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हमें उन्हें श्योरिटी देनी होती है इंडिविजुअली तौर के ऊपर कि नहीं जी देखें, हम मजीद और कुछ ऐसा नहीं हो रहा है और गलत नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनल डिसीजंस ले लिए हैं, मजीद अब इस तरह की गुंजाइश नहीं है, एंड वी कैन डू बेटर एंड वी शुड एक्चुअली ट्राई। फिर हम बात करते हैं कंटिन्यू टू कम्युनिकेट, स्पेशली वन ऑन वन गुफ्तगू की जाती है, ग्रुप में बात नहीं कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे होते हैं। रिमेन इन्वॉल्व एंड अवेलेबल, और हर वक्त मैनेजर को अपनी टीम के साथ सुपरवाइज करने के लिए मौजूद होना चाहिए ताकि ग्रीवेंस का या कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अकर ना करे। रीअसाइन रोल का मतलब होता है अगर मैंने 4 लोगों की जगह एक बंदे पे काम कर दिया है तो एक बंदे के जॉब के रोल के अंदर तो फर्क आ जाएगा ना, तो मैं दोबारा से उसका नया रोल उसको बताऊंगी कि उसने किस तरह से काम करना है, क्या क्या काम उसको करना है, ठीक है। अब जी हेरासमेंट जो होती है चीज, अगेन ये एक ऐसी
चीज़ है खुसूसन वर्क प्लेस के ऊपर कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो अव्वल तो ये चीज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेबल नहीं होती, कहीं पर भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स को ये राइट होता है कि वो इस चीज़ को रिजेक्ट करें, इस चीज़ को प्रमोट ना करें और इसको रिपोर्ट करें, ठीक है। इंडिविजुअल्स को राइट होता है कि इस चीज़ को वो रिजेक्ट करें। कोई भी उनको एम्प्लॉय को ये नहीं कह रहा कि आप इस चीज़ को भी बर्दाश्त करें, नहीं जी, ये बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रिजेक्ट करें और इसको रिपोर्ट करें फ़ौरन के फ़ौरन, ठीक है। ऑफेंसिव और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है अगर कोई पर्सन जो है वो इस किस्म के एलिमेंट्स से सफ़र कर रहा है, तो बेसिकली उसको तो बुरा लग रहा है ना, वो तो हॉस्टाइल मतलब वो तो विक्टिमाइज हो रहा है ना, वो कहेगा कि मेरे साथ तो गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, अब मैं तो जॉब छोड़ नहीं सकता, मैं अपने बॉस को भी किस तरह से बोलूँ, अब मेरा बॉस है वो इस तरह की हरकतें करता है, मुझे और टाइमिंग पे कॉल करता है, मुझे डिनर और लंच के लिए बुलाता है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में जो है ना वो एक बंदा ऑफेंसिव होके चल रहा होता है कि ये दिस इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग टू मी। एक तो उसको तकलीफ भी होती है, पेनफुल सिचुएशन होती है। दूसरा वो बेचारा बहुत बेचारे वाले टाइप की सिचुएशन में होता है। हॉस्टाइल का मतलब होता है जबरदस्ती उसके साथ ये हो रहा है ना, उसकी तो मर्जी शामिल नहीं है, तो ये सिचुएशन जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि उसको फौरन रिजेक्ट और रिपोर्ट दोनों करना चाहिए टू द टॉप मैनेजमेंट, टू द एचआर, और हु सो एवर इज द कंसर्न पर्सन, उसकी नॉलेज में आप ये बात जरूर लेकर आए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वर्क प्लेस रोमांसेस हो रहे होते हैं, तो दिस इज अगेन टाइप ऑफ हेरासमेंट, बट ये कंसेंट के साथ हो रहा होता है, तो इसके ऊपर अब मैनेजमेंट का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये किसी भी कोई मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है। वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स एट वर्क प्लेस। फिर हम बात करते हैं करंट इश्यूज इन एचआरएम। वर्क लाइफ बैलेंस में आपने बेसिकली अपनी फैमिली को भी सफ़र नहीं करने देना है, आपने अपने काम को भी सफ़र करने नहीं देना है। जैसे कल आपकी क्लास मुझे बिल्कुल 11th आवर पे कैंसिल करना पड़ी थी। हुआ ये था कि व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम, मतलब आईसीएमए में मेरी क्लास होती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मॉर्निंग में। सो व्हेन आई वाज कमिंग बैक होम, तो वो एक बाइक वाला पीछे, मतलब मेरा जो डोर, साइड डोर है, उस डोर पे हल्का सा टच और बम्पर, बेसिकली बम्पर का वो हुआ था, तो वो मैं फिक्स, ज़्यादा कोई डेंट नहीं पड़ा था, बट वो बम्पर हल्का सा निकल गया था, उसका स्क्रू ढीला होगा या उसके टक्कर लगने से हो गया, वट। तो अब कल फ्राइडे था और वो टाइमिंग्स भी ऐसे थे नमाज वाले, तो मैं वहीं पर पंप होता है, तो पंप पे मैंने पहले रोका, फिर मैं वहां से लाल फ्लैट गई, क्योंकि यूजुअली मैं अपने एसी का या गाड़ी का काम वहीं लाल फ्लैट पे, कॉर्नर की दुकान है, वहां से मुझे चीजें मिल जाती हैं, तो वो मैंने करवाया। फिर वो दरवाजा जो है ना वो थोड़ा सा हल्का बंद होने में ट्रबल कर रहा था, डेंट आना के नहीं आया था, पता नहीं क्या हुआ, तो वो करते करते फिर मुझे जाना पड़ गया। आई वेंट देन थर्ड जगह जो थी, ये सब बंद था, तो थर्ड जगह दैट वाज इरम। तो जब मैं इरम पर पहुंची तो जो है वहां पर मुझे काम हो गया, तो फिर आपकी क्लास कनेक्टेड का मैसेज आ गया था, तो आई वाज ऑक्यूपाइड, अर्जेंसी कह लीजिए कि एक तरीके से हो गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको करवाना बेहतर समझा, क्योंकि अगर कल मैं नहीं करवाती तो फिर आज की भी क्लासेस मेरी प्रॉब्लम में आती, ठीक है ना। तो मेरी आज की भी फर्दर कमिटमेंट्स, अब ये मेरा पर्सनल काम था, तो आपको बेसिकली उस वक्त प्रायोरिटी सेट करनी होती, लेकिन वो काम जरूरी था, ठीक है। तो क्या होता है कि इसी तरह से बहुत सारे लोग जो वर्क कर रहे होते हैं, उनको कभी बच्चों की किसी की पेरेंट टीचर मीटिंग है तो उनका जाना जरूरी है, तो वो हाफ डे ले ले। तो देखिए आपने अपने वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को दोनों को बैलेंस वे में, ताकि दोनों में से कोई भी एक चीज सफर नहीं करे, जरूरी है, फैमिली भी जरूरी है। तो ये हर इंडिविजुअल को मैनेजमेंट आनी चाहिए प्रायोरिटी सेटिंग की, कि क्या चीज किस वक्त मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। Employees have personal life and they don't leave behind when they come to work. तो पर्सनल लाइफ होती है, और पर्सनल लाइफ जो है उसको काम के ऊपर लेके नहीं आना चाहिए, काम की जगह पे काम की बात होनी चाहिए, और पर्सनल जितनी भी चीजें होती हैं आपकी, वो आपकी पर्सनल घर के हद तक रहनी चाहिए, ठीक है। Organizations have to become more attuned to their employees by offering family friendly benefits, for example on site child care facility आप बहुत सारे वर्किंग मदर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो जिनके लिए आसान हो जाता है डिसीजन लेना कि यस आई कैन वर्क
समर डे कैंप्स बच्चों के लिए आप लगाते हैं। देखिए फैमिली को अगर आप इम्पोर्टेंस देंगे तो वो इंडिविजुअल आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कमिटेड हो जाएगा। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स की आप जो है वो नहीं हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, ये कोई अचानक से जो है मेरे ख्याल से इंटरनेट का इशू था। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, मैं स्लाइड दोबारा शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं फ्लेक्सी टाइमिंग्स की बात बता रही थी। आपको आवाज़ आ रही है बच्चों? ओके, गुड। ठीक है, ओके। तो हम फ्लेक्सी टाइमिंग्स की बात कर रहे थे। तो होता क्या था कि आप अपने आवर्स अपने हिसाब से कर लेते हैं। आपने बेसिकली 48 आवर्स 6 दिनों में, या इवन अगर आप 7 दिन के ऊपर किसी हफ्ते में लेके जाना चाह रहे हैं तो संडे भी वर्किंग डे होता था एकरा में। तो आपकी मर्जी है, आप सैटरडे ऑफ ले लो, आप संडे को काम कर लो अगर आपको सैटरडे को कोई काम है तो। सो दैट वाज समथिंग व्हिच आई रियली लव्ड एट इकरा। और हर वक्त कोई ना कोई बैकअप में मौजूद होता था। इवन संडेज की क्लास मॉनिटर करने के लिए, और हमारे जो शिफ्ट्स होते थे, लाइक हमारी रात की 6 से 9 वाली भी क्लासेस होती है, 9:30 वाली। तो उस वक्त भी कोई ना कोई कैंपस के अंदर आपको हर किस्म की फैसिलिटेट करने के लिए, कोई ना कोई स्टूडेंट अफेयर्स में, हर जगह रजिस्ट्रार ऑफिस में, हर जगह कोई ना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में there is it's working from like 8 in the morning till 9 at night. So which was something really good, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। ठीक है। जॉब शेयरिंग का मतलब है अब एक से ज्यादा लोग एक ही काम शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस, आई वाज द डिप्टी रजिस्ट्रार और मेरे अलावा 2 डिप्टी रजिस्ट्रार और थे। तो क्या हुआ कि अगर एक
पॉसिबल नहीं है, एक अवेलेबल नहीं है, तो दूसरा जो है वो अवेलेबल होता था। फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी दिन 4 बजे या 3 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है तो उनकी शिफ्ट शुरू होती थी, वी यूज्ड टू शेयर द जॉब, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे सिग्नेचर्स चलेंगे, तो हम तीनों के सिग्नेचर्स जो है इक्वली इंपॉर्टेंस रखते थे एंड वी वर सपोज टू साइन इंस्टेड ऑफ ईच अदर, ठीक है। आगे आ जाते हैं लीव फॉर पर्सनल मैटर्स, लाइक कभी कभी आपको लीव चाहिए होती है, हाफ डे कर लिया, फुल डे कर लिया या छुट्टी कर ली, तो यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ अवेलिंग 15 डेज कैजुअल लीव एंड 15 डेज सिक लीव, और फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। इवन अभी कोविड में तो देख रहे हैं हम सब घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। मैं भी आपकी क्लास ले रही हूँ, हालांकि मैं मॉर्निंग फिजिकल क्लास ले रही होती हूँ, उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मुझे आपकी ये ऑनलाइन क्लास भी ले रही हूँ मैं, तो दिस इज अगेन आई एम वर्किंग विद माय पेस। तो मैं एक चीज, क्योंकि ये पहले हमने स्टार्ट कर दी थी रादर देन गोइंग फॉर द फिजिकल क्लासेस, सो इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग एचआर कॉस्ट की। क्या बात होती है कि हेल्थ केयर होता है, एम्प्लॉय की हेल्थ बहुत जरूरी होती है हमारे लिए, तो हम उनको जो है वो उनके वेलनेस के प्रोग्राम्स, उन्हें हम डिफरेंट कम्युनिटी कम्युनिटी जो हमारे वो होते हैं स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर हम इनकरेज कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आप उस कम्युनिटी के मेंबर बन जाएं, आप फुटबॉल टीम है, स्विमिंग टीम है। फिर जो है वो, क्योंकि यू नो एम्प्लॉयज हैव पुअर हेल्थ हैबिट्स फॉर मोर फॉर बेनिफिट, लाइक इफ अगर हमारा एम्प्लॉय हेल्दी नहीं रहेगा तो वो काम कैसे करेगा, तो हमें उसकी बेसिकली प्रमोट करना होता है हेल्दी लाइफस्टाइल को। तो कैंपिंग हो गया, कॉन्सर्ट्स हो गए, क्रिकेट टीम्स हो गई, तो यू नो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव एज एन एचआर, आपको ये चीज पॉलिसीज में आप कर दें। फिर क्या होता है, हम लोग कुछ मेंबरशिप ऑफर्स दे रहे होते हैं आपके डिफरेंट क्लब्स के, तो उस पर कुछ परसेंटेज हम भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल हमारे एम्प्लॉयज को 10% या 20% का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। एबीसी ऑर्गेनाइजेशन 10 या 20% जो है वो कॉस्ट बियर कर रही है ऑफ द मेंबरशिप। तो अब ये एम्प्लॉय अवेल करने के लिए भी बहुत सारे लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो हम लोगों को अक्सर क्लब्स वगैरह के अंदर फंक्शंस वगैरह भी करवाने में आसानी हो जाती है, क्लब की मेंबरशिप के लिए आसानी हो जाती है। किसी एक लोकेशन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है, तो उस नियर बाय के अंदर, अगर नियर बाय लोकेलिटी के अंदर कोई क्लब है, सो यू नो यू कैन हैव सम म्यूचुअल बेनिफिट। आप कह सकते हैं क्लब मेंबर्स को कि हमारे 100 एम्प्लॉयज हैं, हमें कॉर्पोरेट रेट दो, तो इस तरह से डिस्काउंट अवेलेबल कर सकते हैं आप, इसमें एम्प्लॉय का भी फायदा हो जाएगा। एम्प्लॉय पेंशन प्लान्स जो होती हैं वो बेसिकली क्या होती है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी एक फिक्स मिनिमम अमाउंट आपको मंथली मिलती है फॉर योर सर्वाइवल, मिनिमम अमाउंट फॉर योर सर्वाइवल, ठीक है। तो ये जो है दिस वाज द एंड ऑफ एचआर चैप्टर। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी सवाल है तो बेटा कर लो, जब तक मैं दूसरा चैप्टर आपका ओपन करूं। इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज मुझसे कर लो, तो वुड बी ग्रेट। The next chapter is managing teams. नूर खान ने कोई सवाल किया है, क्लियर है, ओके फाइन गुड, ओके ठीक है। मैं मैनेजिंग टीम्स का भी मतलब ये हो जाता है कि ग्रुप को मैनेज करना, ठीक है। ग्रुप का मतलब ये होता है, हम ग्रुप कब फॉर्म करते हैं, जब एक कोई इंडिविजुअल कोई काम नहीं कर सकता है अकेले, जब इंडिविजुअल के अंदर, इंडिविजुअल वर्किंग के अंदर लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो व्हाट वी डू, वी फॉर्म अ ग्रुप। ग्रुप का गोल होता है, ठीक है। एंड जब भी गोल का वर्ड आता है तो गोल शुड ऑलवेज बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, measurable, attainable, realistic, time bound। specific, measurable, attainable, realistic, time bounds, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं। अब एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से भी बातचीत करनी होती है, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से भी बात करना होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द टोटल वर्किंग, टोटल आउटपुट, टोटल आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल।
फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। फॉर्मल ग्रुप का मतलब है अब ये स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइंड है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म होंगे, डायरेक्शन ऑफ कमांड है, ठीक है, आपका आपका हिरार्की डिफाइंड है, कोई ना कोई बॉस होगा, कोई सबऑर्डिनेट होगा, कोई जूनियर होगा। इनफॉर्मल ग्रुप का मतलब हो जाएगा ये सोशल गैदरिंग के ऊपर, सोशल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लोगों ने खुद फॉर्म किए होते हैं, तो यहाँ पे सब लोग इक्वल पावर शेयर कर रहे होते हैं, नोबडी इज द बॉस, नोबडी, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी विलिंगनेस से इस ग्रुप को फॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेन ऑफ कमांड, कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कमांड ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स आर डिटरमाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ गिवन मैनेजर। मेरा कमांडिंग मैनेजर कौन है, मुझे किसे रिपोर्ट करना है, मेरा इमीडिएट बॉस कौन है, ठीक है। तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए, तो जो इमीडिएट बॉस होगा वही अपने सबऑर्डिनेट को, यानी मेरा जो इमीडिएट बॉस होगा वही मुझे ऑर्डर दे सकता है, उसके अलावा कोई भी आके मुझे ऑर्डर देगा तो मैं उसका काम नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे कमांड किससे लेनी है, अपने बॉस से लेनी है, तो मैं अपने बॉस के अलावा किसी और के कमांड और ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूंगी। टास्क ग्रुप जो क्या होता है, टास्क स्पेशल टास्क फोर्स टीम्स टेम्पररी बनाई जाती हैं किसी भी एक टास्क को अचीव करने के लिए, ठीक है। अचानक से कोई फॉरेन डेलीगेट आ रहा है, अब अचानक से कोई इवेंट आ गया है, उस इवेंट के लिए एक टास्क फोर्स टीम बना दी गई है, जब वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा टीम डिसबैंड हो जाएगी, ग्रुप डिसबैंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम्स। क्रॉस फंक्शनल टीम होती है ये कि उस इवेंट के लिए मैंने हर डिपार्टमेंट से बेस्ट लोगों को पिक कर लिया है, ठीक है। तुम लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, अक्सर इंग्लिश मूवीज के अंदर जब बैंक रॉबरी वगैरह की कोई चीज बन रही होती है तो क्या होता है, उस टीम के अंदर बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हम हर बेस्ट इंसान को, कि लॉक कौन तोड़ेगा, बाइक कौन चलाएगा, कौन रनिंग फास्ट करता है, कौन बहुत फ्लेक्सिबल है, उस जगह से कौन गुजर जाएगा। सो दिस इज ऑल अ प्लानिंग थिंग, एंड हम हर डोमेन के बेस्ट पर्सन को पिक करके उस ग्रुप में ले आते हैं ताकि बेस्ट लोग हमारे पास होंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज हो जाती है कि हर इंसान दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, बिकॉज एवरीबडी इज बेस्ट, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहे होते हैं, जो कि हमने मूवीज में भी अक्सर देखा है, ठीक है। सेल्फ मैनेज्ड टीम्स कौन सी होती हैं, अब इसके अंदर कोई मैनेजर नहीं है, ये लोग खुद अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं, ठीक है। टास्क ऑन देयर ओन करते हैं, ये अपना अपनी जिम्मेदारी खुद डिसाइड करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद डिसाइड करते हैं, और हर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी ये सेल्फ एवेल्युएशन कर रहे होते हैं अपनी बेसिकली, तो दे आर देयर ओन मैनेजर्स, सेल्फ मैनेज टीम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप डेवलपमेंट का, एक पूरा स्टेजेस होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है, 5 स्टेप्स प्रोसेस होता है। पहले ग्रुप फॉर्म होगा, ठीक है, ग्रुप बन गया, हमने डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जगहों से पिक किया और हमने बोला कि भाई ये एक ग्रुप बन गया और ये लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। जब हमने ग्रुप बनाया तो जाहिर सी बात है ग्रुप के अंदर फिर कॉन्फ्लिक्ट आएगा, सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट आता है, हर इंसान दूसरे इंसान को डोमिनेट करने की कोशिश करता है और फौरन के फौरन वहां कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। फिर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मलाइज होना शुरू करता है और हम एक्सेप्टेबल नॉर्म्स एंड बिहेवियर, यानी एक्सेप्टेबल रूल्स एंड पॉलिसीज बना लेते हैं, ठीक है, और उन रूल्स एंड पॉलिसीज के तहत हम बिहेव करना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रूल सेट कर लिए, फिर हम काम करना शुरू करेंगे, दैट इज वी स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड पुटिंग इन एफर्ट्स टू अचीव आवर टास्क। उसके बाद परफॉर्म करने के बाद देन व्हेन वी अचीव, ऑफ कोर्स हम परफॉर्म करेंगे तो हम टास्क अचीव करेंगे, जब टास्क अचीव कर लिया तो ग्रुप सक्सेसफुल हो गया, ग्रुप सक्सेसफुल हो गया तो ग्रुप को अब हम डिसबैंड करेंगे। डिसबैंड का मतलब है नाउ वी आर डॉमिंग, डॉमिंग का मतलब हो जाता है नाउ वी आर डिसबैंडिंग, नाउ वी आर स्टॉपिंग द ग्रुप, क्योंकि टास्क तो अचीव हो गया, तो अब एक ये वाला ग्रुप खत्म होगा तो नया ग्रुप फॉर्म होगा। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज गोइंग ऑन एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस। यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ लो। Any question if you have, please ask me now. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
स्टेज 1 हर इंसान अलग अलग डायरेक्शन में, स्टेज 2 अगेन लड़ाइयाँ हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, स्टेज 3 अब हमने पोजीशन अपनी भी संभाल ली और हर इंसान जो वो एक ही इंसान को रिपोर्ट कर रहा है, एक बंदा लीडर बन गया और सब लोग उससे 1-on-1 बात कर रहे हैं। स्टेज 4 हर इंसान मिलजुल के काम करना शुरू हो गया है। स्टेज 5 अब हम ग्रुप को खत्म कर रहे हैं, अब हम ग्रुप को खत्म कर रहे हैं और एक ग्रुप खत्म करके दूसरे ग्रुप में उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस। ग्रुप परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ एक वर्ड और है, दैट इज सेटिस्फैक्शन मॉडल। ग्रुप परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल। देखें, अब हम बात कर रहे हैं कि एक एक्सटर्नल कंडीशन होती है जो कि हम ग्रुप के ऊपर फिक्स कर रहे होते हैं। ग्रुप मेंबर के रिसोर्सेज होते हैं, ग्रुप मेंबर का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, रिसोर्स का मतलब पीपल रिसोर्स एज वेल एज रॉ मटेरियल रिसोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशन किन चीजों पे इम्पोज कर रही है, ग्रुप मेंबर के रिसोर्सेज पे भी इम्पोज कर रही है और ग्रुप स्ट्रक्चर के ऊपर भी इम्पोज कर रही है, और ये दोनों चीजें मिलके ग्रुप का एक प्रोसेस जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। हर ग्रुप में काम करने का तरीका होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, और हर ग्रुप को कोई ना कोई टास्क दिया जाता है। जब आपको टास्क दिया जाता है, उस टास्क को आप प्रोसेस से गुजारते हैं, तभी आपको ये पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्टरी थी या आपकी परफॉर्मेंस जो है वो गैर मयारी थी। तो आपको तंबी की जाती है, आपको बोला जाता है कि भाई आपको इंप्रूवमेंट की सख्त जरूरत है, इन एरियाज के अंदर इंप्रूवमेंट करें। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? एक्सटर्नल कंडीशंस जो कि इम्पोज की जाती हैं किसी भी ग्रुप पे, वो क्या होती हैं, वो यही होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या है, रिलेशनशिप विद अथॉरिटी क्या है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, मेरे पास रॉ मटेरियल है, मेरे पास ये बंदा ह्यूमन बीइंग अवेलेबल है, मटेरियल या रिसोर्सेज के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज रॉ मटेरियल, दोनों चीजें हैं। अब यही देखे ना, ह्यूमन बीइंग मैंने बोला था, तो एम्प्लॉय का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, मुझे एक नए एम्प्लॉय की जरूरत है, अब मुझे उस एम्प्लॉय को हायर करना है, तो मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करेगा उस पोजीशन के ऊपर। उस पोजीशन पे आपको फाइनेंस के अंदर महारत हासिल होनी चाहिए, तो मैं मार्केटिंग का बंदा तो रखूंगी नहीं उस पोजीशन के ऊपर। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए, ये भी एक सिस्टम प्रोसेस होता है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, कौन कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, और ये सारी चीजें मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर फॉर्म करती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक अपना तरीकेकार होता है डिपेंडिंग ऑन द कल्चर, एक एनवायरमेंट होता है। जनरल फिजिकल लेआउट ऑफ द वर्क स्पेस। अब जनरल या फिजिकल लेआउट कि कौन कहाँ पर डिप्यूटेड है, आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहे हैं तो उसका एडमिन ब्लॉक आएगा, फिर क्लासरूम्स स्टार्ट होंगी या फिर ऑफिस क्यूबिकल्स स्टार्ट होंगी, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, एक एचआर डिपार्टमेंट होगा, एक आईटी डिपार्टमेंट होगा। तो ये डिपार्टमेंट्स भी एक साथ काम कर रहे होंगे, फ्लोर्स होंगे या क्यूबिकल्स होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ग्रुप मेंबर की। जब रिसोर्स की बात होती है तो कि जो एम्प्लॉय हमने हायर किए हैं उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल्स हैं, क्या वो उनके अंदर एबिलिटी है, क्या उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो उस काम के लिए राइट मैच है या नहीं है। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि हमारा रिसोर्स जो है वो प्रोडक्टिव भी है या हमारा रिसोर्स जो है वो गैर मयारी है और गैर प्रोडक्टिव है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब होता है रोल। रोल किस चीज का, कौन बंदा किस पोजीशन के ऊपर काम कर रहा है, कौन बंदा किस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है। रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है अब आपको ये पता ही नहीं है, कंफ्यूजन है कौन बंदा किस रोल के ऊपर है और किस बंदे की जॉब एक्सपेक्टेशन क्या होगी। जॉब एक्सपेक्टेशन यानी मैंने अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को एक डिपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट पे रखा है, अब कौन क्या काम करेगा, किससे मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, ये मैंने उनको बताया ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें वो क्या किस रोल पे उनको काम करना है वो खुद कंफ्यूज है। कंफ्यूजन का मतलब होता है एम्बिग्यूटी। ठीक है, अब आते हैं नॉर्म्स। कॉमन टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन किससे, ऑर्गेनाइजेशन की, फ्रॉम द पीपल। कॉमन टाइप्स ऑफ नॉर्म्स क्या होते हैं, एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। हर एम्प्लॉय को अपनी एफर्ट लगानी है, परफॉर्मेंस देनी है, आउटपुट लेवल होना है, एब्सेंट नहीं होना है, दे हैव टू अवॉइड बीइंग एब्सेंट।
प्रॉम्प्टनेस, काम के अंदर अच्छा अपना प्रोडक्टिविटी दिखाएं, सोशलाइज करें, अच्छे से मिले, अच्छे से एक दूसरे से बात करें, ठीक है। ड्रेस कोड, ड्रेसिंग स्टाइल, यस आई पर्सनली एम अ पर्सन हु बिलीव्स जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर होने के लिए या मैं क्या हो रहा है, दैट शुड नॉट एक्चुअली रूल मी प्रोफेशनली, ठीक है। तो मुझे प्रोफेशनल चीजों को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग रखना होता है, ठीक है। तो ड्रेसिंग मैटर्स अ लॉट। लॉयल्टी का मतलब होता है कि आपका ताल्लुक कितना स्ट्रांग है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, हाउ स्ट्रांग रिलेशनशिप यू हैव विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हाउ लॉयल यू आर विथ योर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं कंफर्मिटी की। कंफर्मिटी का मतलब होता है ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेड बाय ग्रुप्स, इंडिविजुअल कॉन्फर्म इन ऑर्डर। कॉन्फर्म इन ऑर्डर, वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो रूल्स फॉलो करते हैं ताकि उनको एक्सेप्टेंस मिल जाए बाय द ग्रुप। ग्रुप प्रेशर्स कैन हैव एन इफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल मेंबर्स जजमेंट एंड एटीट्यूड। अब ग्रुप मेंबर, चार लोग एक बात कह रहे हैं और एक बेचारा अकेला जो है वो कोई और दूसरी बात कह रहा है, तो चार लोगों की सुनी जाएगी, उस एक अकेले की सुनी जाएगी, तो वो अकेला भी क्या करेगा, उन चारों को ज्वाइन कर लेगा। तो उन चारों ने मिलके उस एक के ऊपर प्रेशर डेवलप कर दिया कि उसका जो एटीट्यूड है उसको भी उन्होंने चेंज कर लिया, दे इन्फ्लुएंस्ड हिम, ठीक है। The effect of conformity is not as strong as it once was, although still a powerful force, ठीक है। conformity के literal meaning I would like you all to please note it down, ठीक है। आप लोग प्लीज अपना पेन पेपर ले लीजिए और वर्ड कंफर्मिटी का मीनिंग नोट कीजिए प्लीज। It means compliance with standard, to follow rules and laws, to follow rules and regulation, ठीक है। क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए इसीलिए जाते हैं कि उनको इंडिविजुअल जो है वो कंप्लाई करें, कंप्लायंस मेंटेन करना, जो काम जैसे जो तरीके कार है, जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन है उसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ कंफर्मिटी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं। you see the organizations, they are flexible with the rules and regulations even. Even if I give you an example of the places I'm working with, alhamdulillah तमाम तर जगहों ने मुझे बड़ी flexibility दी हुई है, and that is the reason why I am associated with those places, ठीक है। बट स्टिल ये एक पावरफुल फोर्स होती है क्योंकि रूल्स बनाए जाते हैं फॉलो करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, ठीक है। ग्रुप थिंक का मतलब होता है ऑल इंडिविजुअल्स वर्किंग इन अ सेम वे। अगर कोई इंसान डिफरेंटली थिंक करेगा तो ये कोअर्सिव तरीके से, कोहेसिव तरीके से नाउ क्या होता है, वो इंडिविजुअल भी थ्रेटन महसूस करने लगता है और वो अपना ओपिनियन भी चेंज कर लेता है विद द ग्रुप। ही ऑल्सो, जैसे मैंने अभी कहा था कि चार लोग एक तरीके के ऊपर काम करना चाहेंगे और एक बेचारा इंडिविजुअल जो है वो दूसरे तरीके से काम करना चाहेगा, तो दैट वन इंडिविजुअल गेट कन्विंस्ड बाय द फोर ऑफ द पीपल कि हाँ नहीं, जो ग्रुप कह रहा है मैं भी वही कह रहा हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट इज ग्रुप थिंक फैक्टर वर्क्स। अब हम बात करते हैं, और यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, इंडिविजुअल एंड देन ग्रुप की बात की जा रही है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं स्टेटस सिस्टम की। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रेडिंग पोजीशंस होती हैं। स्टेटस सिंबल का मतलब क्या होता है कि आप हायरार्की में किस पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हैं, व्हाट रैंक द इंडिविजुअल इज होल्डिंग, ठीक है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं स्मॉल ग्रुप्स
और लार्ज ग्रुप्स के अंदर क्या फर्क होता है। स्मॉल ग्रुप्स, लार्ज ग्रुप्स एंड सोशल लोएफिंग का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। स्मॉल ग्रुप का मतलब है मेंबर्स कम है, लार्ज ग्रुप का मतलब है मेंबर्स ज्यादा है। स्मॉल ग्रुप कोई भी टास्क को ज्यादा फास्टर कंप्लीट करते हैं और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन 4 से 5 लोगों के बीच में है, तो इंफॉर्मेशन मिस इंटरप्रेट नहीं होगी। जो लार्ज ग्रुप होता है, अब वो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट, हर इंसान अपने तरीके से इनपुट देने की कोशिश करेगा, तो टाइम टेकिंग हो जाता है। टाइम टेकिंग होने के साथ साथ वो थोड़ा सा लेस इफेक्टिव हो जाता है इन फैक्ट फाइंडिंग रादर देन फैक्ट यूजिंग, ठीक है। सोशल लोएफिंग का मतलब होता है कि अब लोग जो हैं वो काम करना चाह रहे हैं, the tendency for individuals to expend less effort when working collectively than when working individually. लोएफिंग का मतलब है गेटिंग कैरिड अवे। अब लोग जब 5 लोग एक काम मिलके कर रहे होते हैं, तो पहले जब वो इंडिविजुअल 5 लोग काम कर रहे थे तो एक एक इंसान अपना 100% दे रहा था। अब जब पूरे 5 लोग ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, तो हर इंसान अपना 40-40% भी देगा तो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वो लेस एफर्ट दे रहे हैं than they were giving individually when they are working with the group. Is this point clear to every student here? बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है, स्लाइड शो हो रहा है, समझ आ रहा है? जवाब दीजिए। गुड, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि अब ग्रुप के अंदर बहुत यूनिटी है। हाईली कोहेसिव ग्रुप आर मोर इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। जब यूनिटी बहुत ज्यादा है तो वो लोग बहुत प्रोडक्टिव होंगे। जहां पर यूनिटी कम है वहां पे 3 लोग किसी डायरेक्शन में काम करेंगे, 2 लोग किसी डायरेक्शन में काम करेंगे, तो गोल सफर करेगा। तो हमें फोकस करना चाहिए ऑन हाई कोहेसिव ग्रुप्स रादर देन लेस कोहेसिव ग्रुप। कोहेसिव का मतलब होता है यूनिटी, बॉन्डिंग, अट्रैक्टेड टू अ ग्रुप, शेयर्ड द ग्रुप गोल्स, मेंबर्स अट्रैक्टेड टू अ ग्रुप, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां पर? अब हम बात करते हैं कि कोहेसिवनेस का हाई होना और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के गोल्स को अचीव करना, दोनों चीजें हाई होंगी तो प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर होगी। एक चीज हाई होगी, दूसरी चीज लो होगी, तो प्रोडक्टिविटी के अंदर कमी आ जाएगी। दोनों चीज लो होंगी तो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ही 0 होगी। जब आपका गोल अचीविंग हाई है बट ग्रुप की कोहेसिवनेस लेस है, हर इंसान अपने तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होगी वो मॉडरेट लेवल की होगी, कम नहीं होगी ना ज्यादा होगी, मॉडरेट होगी, क्योंकि गोल अभी भी हाई है और कोहेसिवनेस रिड्यूस हो गई है, यूनिटी रिड्यूस हो गई है, बट गोल फोकस अभी भी सबका है, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, थैंक यू गाइस, आप लोग प्रॉम्प्टली जवाब दे देते हो तो बंदा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब ग्रुप प्रोसेसेस एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, ग्रुप का मतलब है मल्टीपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स व्हेन वर्किंग टुगेदर, दे आर नोन एज ग्रुप्स।
अब ग्रुप के अंदर एक बंदे के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, 10 लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है 10 लोगों के 5 लोगों के पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों चीजें ज्यादा होंगी रादर देन वन इंडिविजुअल। अब 10 लोग ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स लेकर आएंगे या एक बंदा ज्यादा ऑल्टरनेटिव लेके आएगा? जाहिर सी बात है 10 लोगों के पास ज्यादा आइडियाज होंगे, ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स होंगे, ज्यादा डाइवर्स किस्म की थिंकिंग प्रोसेस होगी, यूनिक क्रिएटिव टाइप की चीजें होंगी। 10 लोग एक सोल्यूशन के ऊपर काम करना पसंद करेंगे या एक इंसान एक इंडिविजुअल के ऊपर काम करना पसंद करेगा, तो जाहिर सी बात है 10 लोग अगर किसी एक काम को करना पसंद करेंगे तो वो काम ज्यादा बेहतर होगा, वो सोल्यूशन बेस्ट होगा। इंक्रीज लेजिटिमेसी ऑफ डिसीजन, लेजिट मतलब वैलिड, लीगल, ठीक है, ऑथेंटिक। तो अब जो डिसीजन हम ले रहे हैं उसकी लेजिटिमेसी, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये तो ग्रुप थिंक के एडवांटेजेस हो गए। अब हम बात करने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है। जाहिर सी बात है एक बंदा डिसीजन लेगा वो पलक झपकते झपकते के साथ ले लेगा। अगर 10 लोग डिसीजन ले रहे हैं तो 10 तो लोग, उसमें से 5 लोग तो आधा पहले फड्डा करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी हमेशा डोमिनेट करती है, बट माइनॉरिटी का मतलब है कि हाँ कुछ लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा। प्रेशर टू कंफर्म मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, इसके लिए लोग प्रेशराइज्ड होंगे। और फिर जिम्मेदारी जो है, पता नहीं है किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है, तो कुछ एम्बिग्यूटी मतलब एम्बिग्यूअस मतलब कुछ कंफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि कौन क्या काम करेगा। यहां तक किसी को कोई भी सवाल है तो चैट स्क्रीन पे बेटा बता दो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है यहां तक तो बेटा चैट स्क्रीन पे पूछ लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज द क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी 3 तरीके से इंक्रीज की जा सकती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग जब हम लोगों से कर रहे हैं और लोग डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशन पे बैठे हुए हैं, बट वो इंटरनेट की फैसिलिटी यूज करते हुए एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और लिंक्ड हैं, ठीक है। दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, न्यू ऑल्टरनेटिव्स विदाउट थिंकिंग कि मुझे कोई क्रिटिसाइज करेगा या जज करेगा। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स एनजीटी, ये एक ग्रुप मेकिंग डिसीजन मेकर टेक्निक्स होती है in which group members are presented in a problem. Each member independently writes down his or her ideas on the problem. ग्रुप मेंबर को एक प्रॉब्लम दिया जाता है कि आप इस प्रॉब्लम में, आपने एज्यूम करें कि आप इससे बाहर कैसे आएंगे, और हर मेंबर उसको डिफरेंट तरीके से आइडियाज को सोचते हुए अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के बाद वो अपने पेपर पे लिखा हुआ आइडिया सारे लोगों से जाके शेयर करेगा। शेयर करके वो सबके सामने वो प्रेजेंट करेगा। नो डिस्कशन टेक प्लेस अंटिल ऑल आइडियाज हैव बीन प्रेजेंटेड। और 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 लोग जब तक अपने कंप्लीट आइडियाज प्रेजेंट नहीं करेंगे हम किसी भी किस्म के डिस्कशन में नहीं आएंगे। हर का आइडिया सुनना है और उसके बाद सब सुनने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई कौन सा आइडिया बेस्ट आइडिया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनजीटी, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। अब जब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल से ज्यादा लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट आना अनअवॉइडेबल है, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा वर्ड है, वर्ड हमने यूज कर लिया है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स और टू पार्टीज इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट को देखने के 3 तरीके हैं, ट्रेडिशनल व्यू, ह्यूमन रिलेशन व्यू, इंटरैक्शनिस्ट व्यू। ट्रेडिशनल लोग, पुराने लोग यही कहते हैं लड़ना बुरी बात है, लड़ाई झगड़ा माफ करो, मींस कॉन्फ्लिक्ट शुड बी अवॉइडेड। ह्यूमन रिलेशन के लोग कहते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो नेचुरल है भाई, ये कोई जानबूझ के थोड़ी प्लानिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, नेचुरल है, हो जाता है और इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरेक्शनिस्ट। ये कहते हैं भाई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बंदे को पता चलेगा ना कि वो कहाँ पे गलत है। तो ये तो एक ग्रुप की परफॉर्मेंस को इफेक्टिव बनाने में सबसे करामत चीज है। कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कोई मुझे गलत साबित करेगा तो मुझे पता चलेगा कि एक सही चीज क्या है। अब हम बात कर रहे हैं कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। कैटेगरीज, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, मतलब काम हो रहा है, काम अपनी जगह हो रहा है, काम सफर नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए, फंक्शन वर्किंग रहेगी। डिसफंक्शनल का मतलब है डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अब काम रुक गया है, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ जी मैं कुट्टी हूं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, शक्ल नहीं दिखाना मुझे अपनी। अब क्या करे भाई, काम ही रुक गया। तो ये हो जाएगा डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में टास्क की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आया हो, रिलेशनशिप की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आया हो, या प्रोसेस की वजह से, तीनों में से एक चीज ही गलत होती है। या तो टास्क, अब गोल क्या था टीम का, हम चलें कोई और काम करने, किबला हो गया हमारा, गलत। अब बात करते हैं रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट यानी अब लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने राज छुपा रहे हैं, कहानियां छुपा रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। फिर बात करते हैं प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। अब वर्क को कैसे, प्रोसेस मींस हाउ टू गेट द वर्क डन। प्रोसेस का मतलब ही होता है कि अब काम करने का हर इंसान का अपना तरीका होता है। कुछ लोग बोलेंगे ए इज द बेस्ट वे, कुछ लोग बोलेंगे बी इज द बेस्ट वे। अब करें क्या, किस चीज को फॉलो करें? दिस विल बी अगेन अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। यहां पर लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बताए हुए हैं ए, बी और सी। लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस, आपके वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस है और एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। ए पॉइंट देखो, यहां पर लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, लो है। बी आपका लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली यहां पे क्या है, ऑप्टिमल। सी के ऊपर आ जाइए, लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपका अब हाई हो गया है। लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपका अब हाई हो गया है। यहां देखो, लो, ए लो में है, बी ऑप्टिमल में है और सी आपका हाई में है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ए काम नहीं होगा, बी काम हो रहा है मगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सी काम नहीं होगा। अब बात करते हैं, सिचुएशन स्टेगनेंट हो जाएगी, काम रुक जाएगा तो, और लैक ऑफ न्यू आइडियाज होंगे, लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बी के अंदर हम क्रिटिकल होंगे, इनोवेटिव होंगे कि काम हो रहा है, फंक्शनल है। और सी के अंदर जो है वो भी जो है एक क्योथिक क्योस क्रिएट हुआ है, लोग एक दूसरे से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और डिसरप्शन हो गई है क्योंकि डिसफंक्शन हो गया, काम बंद हो गया। ग्रुप की परफॉर्मेंस दोनों जगहों पे लो रहेगी, ए में और सी में, लेकिन बी के अंदर हाई हो जाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन हियर? प्लीज चैट स्क्रीन पे जवाब दे दो, सबको क्लियर है यहां तक? क्या जवाब दिया है? ऑल क्लियर मैम, गुड, वेरी गुड, अंडरस्टूड, यस ऑल क्लियर, गुड है भाई, चलो अच्छी बात है, समझ आ रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब टेक्निक्स हमें लगाने हैं कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। ये जो 5 पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, ये 5 पॉइंट यहाँ समझाए हुए हैं और इनको अलग अलग नहीं बताया। चलो, यहाँ सबसे पहले होता है अवॉइडिंग। किसी भी मसले को जब हम अवॉइड करते हैं तो उस मसले का हल नहीं निकलता है। हम सप्रेस कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, हमें बात नहीं करनी इस पर, हम अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन मसले का हल तो वहीं का वहीं है, हल तो निकला ही नहीं। ठीक है। अकोमोडेटिंग बड़ी अच्छी चीज होती है।
अब क्या कर रहे होते हैं हम, जो है वो अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम अपनी चीजों को खुद विलिंगली गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि दूसरों को हम अहमियत दे सकें। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, हम अपनी चीजों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर अदर्स, फॉर द कंसर्न फॉर अदर्स। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है, अकोमोडेट करना, विन विन सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग, कुछ मिलेगा कुछ खोना है। कॉम्प्रोमाइज में दोनों लूज लूज सिचुएशन में आ गए, क्योंकि खोया दोनों ने कुछ ना कुछ। क्या ख्याल है? ठीक है, अब आ जाओ तुम लोग कोलैबोरेशन। अच्छा, ये फोर्सिंग क्यों लिखा हुआ आ रहा है? एक मिनट रुको, फोर्सिंग कौन वाला पॉइंट है? अच्छा, फोर्सिंग भी इन्होंने एक पॉइंट ये नाम दिया हुआ है, ओके। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है भाई? अब कोलैबोरेशन क्या करना है? बेसिकली दोनों मिलके एक ही काम कर रहे हैं, दोनों पार्टीज मिलके एक काम कर रहे हैं, तो दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ लगा दी है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे होते हैं? हम आउटपुट देख रहे होते हैं, और ये एक एडवांटेज होता है कि दोनों पार्टीज अपने स्ट्रेंथ के ऊपर लगा करके कोई एक चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कोलैबोरेशन। फोर्सिंग का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, ठीक है। अब मुझे बताएं, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन इन 5 पॉइंट में है तो पूछ लो। अवॉइड का मतलब है इग्नोर करना, प्रॉब्लम अपनी जगह खड़ी रहेगी। अकोमोडेट का मतलब है आप खुद विलिंगली किसी चीज के ऊपर गिव अप कर रहे हैं, तो विलिंगली जब आप गिव अप कर रहे हैं तो आप बेसिकली अपने 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 आप को, अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करके, सेल्फ सेक्रीफाइस करके दूसरों की चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। फोर्सिंग इज कंपटीशन, मैं जीतूंगी, मेरे जीतने में तुम्हारा हारना जरूरी है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, कुछ तुम छोड़ो कुछ मैं छोड़ूं, दोनों मिलके काम करते हैं तो दोनों ने कुछ ना कुछ लूज किया। कोलैबोरेशन, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, अब कोई एक ऐसा टास्क है, दोनों अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस टास्क को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा जी पूछ लो। बेटा अवॉइडेंस भी टेक्निक होती है ना, कश्मीर इशू में क्या हुआ है? अवॉइड ही तो हो रहा है आज तक। डू यू अग्री विथ मी फवाद? ठीक है जी, आगे आते हैं। ग्रुप टास्क एंड ग्रुप इफेक्टिवनेस। हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिपेंडेंट टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? हम बेसिकली इसको हैंडल करेंगे थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिस्कशन अमंग द ग्रुप मेंबर्स। क्योंकि इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, तो जब तक बात करके एक साथ मसले का हल नहीं निकालेंगे, हम डिफिकल्ट काम अचीव नहीं कर सकेंगे। और इसके अंदर डिस्कशन के थ्रू, इंटरेक्शन के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल रखना है, फंक्शनल रखना है, कि हम कोऑपरेशन के साथ बेहतर नताइज के ऊपर पहुंच सकें। एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आपके टीम का आउटपुट इंडिविजुअल के आउटपुट से हमेशा ज्यादा होता है। टीम प्रोवाइड्स वे टू बेटर यूज एम्प्लॉय टैलेंट्स, हर एम्प्लॉय को ज्यादा बेहतर तरीके से हम टीम के फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं रादर देन यूजिंग देम इंडिविजुअली। टीम्स आर मोर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव, एक दूसरे का बैकअप मौजूद होता है, हर वक्त कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करने के लिए मौजूद होता है, तो वर्किंग इन टीम इज ऑलवेज मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। टीम कैन बी क्विकली असेंबल्ड एंड डिप्लॉयड एंड रिफोकस्ड एंड डिसबैंडेड। टीम, स्मॉल टीम्स आपने देखा है, टीम मैनेजमेंट का प्रोसेस देखा है, टीम बिल्डिंग का, तो क्या होता है? फॉर्म होती है, स्टॉर्म होता है, नॉर्म होता है, परफॉर्म होता है, फिर एडजर्न, डिसबैंड हो जाता है और काम अचीव हो जाता है। व्हाट इज टीम वर्क? A group of members who work in order to achieve a specific common goal with synergy. Synergy का मतलब alignment, everyone moving in one direction,
individual and mutual accountability and complementary skills, using your skills in a better way and individual as well as mutual accountability भी होगी। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, सेल्फ मैनेज टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम, वर्चुअल टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, कोई प्रॉब्लम आई, टीम फॉर्म करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सेल्फ मैनेज टीम, इसके अंदर सब लोग बराबर हैं, सब लोग एम्पावर्ड हैं, सब अपने डिसीजन लेंगे, आउटपुट अच्छा होगा, ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, हर इंसान अपना इनपुट देगा। क्रॉस फंक्शनल टीम, अब ये स्पेशल टाइप की टीम फॉर्म की गई है, हर डिपार्टमेंट से बेस्ट इंसान को रखा गया है, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली बेहतर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम का मतलब होता है कि वेयर वी आर एग्जिस्टिंग, हमें ये नहीं पता होता कि हम कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट हम काम कर रहे होते हैं। वर्चुअली मतलब कहीं है हम क्लाउड में, कहां है हमें एग्जैक्ट ज्योग्राफिक लोकेशन नहीं पता होती, बट वर्क इज बीइंग डन। वर्क टीम और वर्क ग्रुप के बीच में क्या फर्क है? टीम और ग्रुप के बीच में क्या फर्क है? टीम के अंदर बेसिकली लीडरशिप रोल इज शेयर्ड। लीडरशिप रोल का मतलब क्या होता है? टीम के अंदर एक इंसान लीडर होता है, ग्रुप के अंदर भी एक ही लीडर होता है। यहां पर दोनों चीजें सेम है, दे हैव वन लीडर। ग्रुप के अंदर वन लीडर होता है, टीम के अंदर बेसिकली लीडरशिप रोल हर इंसान अपना लीडर होता है, यानी देयर आर मल्टीपल लीडर्स, वेयर एज ग्रुप के अंदर देयर इज ओनली वन लीडर। बच्चों ये वाला पॉइंट जरा सा तुम लोग क्लियरली सुन रहे हो? देखो यहां पे क्या चीज हो रही है, ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही इंसान लीडर होता है, वेयर एज टीम के अंदर लीडरशिप रोल इज शेयर्ड, मतलब हर कोई बन के लीडर बन रहा होता है। तो देयर इज नॉट नो फिक्स, नो वन लीडर। टीम के अंदर अकाउंटेबिलिटी टू सेल्फ एंड टीम, अपने आप की अकाउंटेबिलिटी खुद भी अपने आप को दे रहे होते हैं और टीम को भी दे रहे होते हैं। वेयरएज ग्रुप के अंदर हर इंसान जो है वो अकाउंटेबल होता है टू सेल्फ। टीम क्रिएट स्पेसिफिक पर्पस, पर्पस इज सेम एज ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, पर्पस दोनों में होता है, स्पेसिफिक ही पर्पस होता है। वर्क इज डन कलेक्टिवली इन टीम, whereas वर्क इज डन इंडिविजुअली इन ग्रुप। हर इंसान अपने काम की जिम्मेदारी के लिए अकाउंटेबल होता है, टीम की परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, अपने काम के लिए होता है। ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, whereas टीम के अंदर कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होती है। टीम के अंदर जब टीम हारती है तो बेसिकली तुमने देखा है टीम का जो लीडर कैप्टन होता है उसको लानत मलामत मिलती है। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड डायरेक्टली बाय इवैल्यूएटिंग कलेक्टिव वर्क आउटपुट, पूरी टीम का आउटपुट का वर्क जो है वो जीरो हो जाता है। ग्रुप के अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। ठीक है, वर्क इज डिसाइडेड अपॉन डन टुगेदर, अपॉन द डन टुगेदर मींस दोनों के अंदर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम हो रहा होता है। इवन ग्रुप के अंदर भी डेलीगेशन ऑफ वर्क हो रही होती है, लीडर जो है वो डिसाइड करता है कौन बंदा क्या काम करेगा। टीम के अंदर इंडिविजुअल खुद पार्टिसिपेट कर रहा होता है कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूं। क्या ये यहां पर सबको डिफरेंस क्लियर है बिटवीन ग्रुप एंड टीम? आप लोग मुझे ओके करेंगे तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर खत्म करूंगी। स्लाइड नंबर 30 पे आज का लेक्चर मैं खत्म करूंगी, याद रखोगे तुम लोग अगली क्लास में। यहां तक सबको सारी बातें क्लियर हैं जी? इससे पहले जब इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने 4G अच्छा हुआ हॉटस्पॉट पे ऑन कर लिया था, अभी लाइट गई है, लोग जनरेटर चलाने की कोशिश कर रहे हैं अड़ोस पड़ोस में, लेकिन शुक्र है मेरा लैपटॉप भी चार्ज है और ये भी काम कर रहा था तो डिस्कनेक्टिविटी नहीं हुई। ठीक है, सबको क्लियर है? यहीं तक रखते हैं,
अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है जुमेरात के दिन। कोई सवाल आता है बेटा, अच्छा तैयारी शुरू कर दो भाई, ठीक है, सब अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दें। और आई होप कि तुम लोग वो जो सेल्फ टेस्ट का जो मैंने तुम लोगों को लिंक दिया था, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ, वरना वो ग्रुप के अंदर चैप्टर वाले टेस्ट का जो है ना, जो चैप्टर के टेस्ट का लिंक था वो शेयर कर देना। तो कुछ लोगों ने अभी पेपर के बाद नया ग्रुप ज्वाइन किया होगा व्हाट्सएप का, तो उनको भी वो लिंक मिल जाएगा। खुद अपने आप को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आई होप आप लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। फवाद, नूर खान, जुलनैन, सारा, उजैर नदीम, जवाब दीजिए। अनस, ठीक है जी। प्लीज कोई भी आप में से वो चैप्टर वाला लिंक जो है ना शेयर कर दे। सारा मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दे। अच्छा बेटा मजे की बात है सारा, मैं ग्रुप में ऐड हूं नहीं, तो सारा तुम अपना चैट स्क्रीन पे नंबर भेजो, मैं फवाद को देती हूँ, फवाद एडमिन को बोलेगा, ऐड हो जाओगी आप। बिल्कुल फवाद, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, कंटेंट जो है वो बुक हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो हम तो स्टीफन पी रॉबिन्स कर रहे हैं, ठीक है। वो खाली प्रैक्टिस के लिए। मैं तुम लोगों को आखिर में एक थोड़ा सा बेहतर वाले एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगी। और फवाद तुम तो खैर बेटा चुप ही रहो, तुम तो फिजिकल क्लास में भी आ जाते हो, तो आपको मिल जाएगा। आपको तो मैंने बोला एल्जामिया पे जाके वो उठाइए आप किट जो है प्रैक्टिस की। मजाक करते हो तुम बेटा फवाद, ठीक है। अच्छा फवाद, मैं तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, ये नंबर जो है ना वो ग्रुप पे डालो, और जो कोई भी एडमिन है ना उसको बोलो कि वो तुम्हें ऐड कर दे, इस नंबर को ऐड कर दे, ठीक है। एक मिनट, अभी मैं ये नंबर नोट कर रही हूँ, कोई मुझे डिस्कनेक्ट ना करे। फवाद मैं नंबर नोट करके भेजती हूँ, उसके बाद हम टाटा बाय बाय करते हैं, रुक जाइए। और जिसने ऐड करवाना है अपने आप को जरा बेटा जल्दी जल्दी नंबर भेज दो। 034020260697। फवाद नंबर ये भेजो ग्रुप पे, 034020260697, ठीक है जी। तो ये नंबर ग्रुप पे भेजो, इसको ऐड करें, और जो बच्चे मजीद ऐड नहीं है वो भी अपने आप को ऐड करवा लें। ऑनलाइन कंटिन्यू किए, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम लोग तुम्हारे दोस्तों से जरा कोऑर्डिनेशन में रहना, तो वो लोग तुम्हें बता देंगे कि हम एमसीक्यूज किधर से कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है थर्सडे के दिन। अल्लाह हाफिज।